मैं चेतना शर्मा आपके साथ चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रुक करते हैं कठुआ की ओर। कठुआ में आपको बता दें, सरकारी सीमेंट की तस्करी का मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है बीएसएफ का एक जवान जो है इसमें शामिल था, जिसे जो है सरकारी सीमेंट की तस्करी करते हुए पकड़ा गया है और उसकी अब गिरफ्तारी भी कर ली गई है। ये पूरा मामला जिला कठुआ के राजबाग इलाके से सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कुछ सीमेंट के बैग्स भी बरामद किए गए हैं। एक पिकअप गाड़ी में बताया जा रहा है कि 50 बैग सीमेंट के जो है वो उसमें लोड किए गए थे और एक गोदाम से 400 बैग वो भी वहां से बरामद किए गए हैं। और ये सरकारी सीमेंट था जिसकी तस्करी की जाती थी और इसमें बीएसएफ के एक जो है यहाँ पर एसआई की गिरफ्तारी की गई है। ये जो गाड़ी जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, इसी गाड़ी में जो ये सीमेंट के बैग्स लोड किए गए थे, इसकी ये पूरा जो सीमेंट है ये बताया जा रहा है ये सरकारी सीमेंट था और इसकी तस्करी की जा रही थी। इलीगल तरीके से इसे जो है बेचा जाता था। और इसी में आपको बताएं, कठुआ जिला की जो राजबाग इलाका है उसमें पुलिस ने सरकारी सीमेंट की तस्करी में बीएसएफ के एक एसआई को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने छन अरोड़िया के नजदीक एक पिकअप से 50 बैग और एक गोदाम से 400 बैग सरकारी सीमेंट बरामद किया है। और पिकअप को खिल्लोचक मरीन निवासी बीएसएफ का सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार चला रहा था। तो यानी कि जब ये पूरा मामला ये सामने आया है और जब इस पिकअप की जो अगर बात करते हैं तो इसमें जब ये जो ये सीमेंट के बैग्स जो इसमें लोड किए गए थे और जब इस ड्राइवर की जब पूछताछ की गई है तो उसमें ये पता चला है कि बीएसएफ का एसआई है और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी भी की गई है। क्या कुछ आखिर ये पूरा मामला रहा है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताइएगा ये जो सरकारी सीमेंट की तस्करी का ये जो मामला सामने आया है कठुआ के राजबाग इलाके से, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा है? चेतना, मैं आपको बताऊं कि ये जो मामला है ये सरकारी सीमेंट को अवैध रूप से बेचने का मामला जो है, पुलिस ने उसका एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी जो एक बीएसएफ का सब इंस्पेक्टर है वो उसको गिरफ्तार किया है। वो वीकेंड पे घर पे आया हुआ था, तो उसी दौरान एक सरकारी सीमेंट की खेप लेके किसी डीलर को सप्लाई करने के लिए जा रहा था। तो वह एक स्टॉकिस्ट है, उसकी पत्नी के नाम पर एक सीमेंट कंपनी का स्टॉकिस्ट है और सीमेंट बेचने का काम करते थे वह लोग। और इसी दौरान वो किसी पंजाब में सरकारी काम पर लगने वाला नॉट फॉर सेल का सीमेंट है वो बेचता था। वैध रूप से वहां से लाते थे, किस तरह लाते थे ये सारी जांच का विषय अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। आज पुलिस उसको कोर्ट में पेश करेगी रिमांड के लिए, तो उसके बाद ही होगा ये, क्योंकि ये राजबाग का इलाका है और राजबाग थाने के अंतर्गत इनको परसों देर रात को इसको जैसे ही जा रहा था चोरी, तो पुलिस ने इसको नाके पे पकड़ा और इसकी जांच की तो पता ये कोई दस्तावेज नहीं दे पाया, जिसके कारण पुलिस ने इसको पकड़ लिया। ये मुकेश कुमार नाम का ये सब इंस्पेक्टर बीएसएफ में तैनात है और पंजाब में इसकी तैनाती हुई है। वीकेंड पे ये घर में आया हुआ था, तो इसी दौरान ये ऐसा काम कर रहा था। तो इस दौरान आपको बताऊं कि फिर इससे पूछताछ हुई तो फिर 400 बैग इसके गोदाम से भी पुलिस ने बरामद किया, जो नाटवर सेल था और पंजाब गवर्नमेंट के काम में लगने वाला सीमेंट था। इसको लेकर एक मामला जो है पुलिस ने दर्ज किया और महिंद्रा गाड़ी जो इस पूरे खेल में इन्वॉल्व थी उसका नंबर है JK08J8960 और ये मुकेश कुमार खुद ही उसको चला रहा था। ये इलाका जो है ये मणि तहसील का खिलोचक गांव है, ये शनरोड़े के साथ ही पड़ता है और यहाँ से वह सप्लाई करता था अलग अलग जगहों पे। तो इसको लेकर इलाके में काफी चर्चा बनी हुई है। एक सब इंस्पेक्टर को इतना क्या पड़ा कि वो 2 नंबर का जहाँ गैर कानूनी जो सीमेंट है वो बेचने पे लगा हुआ है। यही बात लोगों में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है और पुलिस भी जो है लोगों से पूछताछ करके और कहाँ बेचा है उसकी जांच में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी, लेकिन क्या अभी कोई ऐसी जानकारी है कि आखिर ये जो सरकारी सीमेंट की जो ये तस्करी की जाती थी, जिसे इलीगल तरीके से बेचा जाता था, क्या ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही इसकी तस्करी होती थी या फिर बाहर के राज्यों में भी जाकर इसे बेचा जाता था? नहीं चेतना, मैं बताऊं कि ये जो सीमेंट बंदा बेचता था ये बीएसएफ का जो सब इंस्पेक्टर, ये पंजाब की किसी कंपनी का सीमेंट है, पंजाब के किसी सरकारी प्रोजेक्ट में लगने वाला सीमेंट है, उसको अवैध तरीके से
जम्मू कश्मीर में लाया गया, किस तरह लाया गया, लखनपुर में ई वे बिल होता है और किस तरह ये एंट्री नाकों को तोड़कर कैसे यहाँ से लाया गया अवैध रूप से, किस तरह के रास्ते हैं जो इसने चुने होंगे, जहाँ से इसने जो टैक्सीज वाले हैं या कमर्शियल टैक्सीज वाले हैं उनको बचाते हुए यहाँ पे ले आया और 450 बैग जो है वो बरामद होना कोई छोटी बात नहीं है जी। बिल्कुल, चलिए रंजीव, बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो कठुआ से जिस तरह से ये सरकारी सीमेंट की अवैध तस्करी का ये जो मामला सामने आया है, जहां पर सरकारी प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किए जाने वाले सीमेंट को बीएसएफ का ये जवान जो है ये इलीगल तरीके से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लाकर जो है यहाँ पर आकर इसको बेचता था। आखिर किस तरह से वो यहाँ पर पंजाब से इन सीमेंट की 450 बोरियाँ जो है वो लेकर आया था गोदाम में, जहाँ पर 400 सीमेंट की बोरियाँ बरामद की गई हैं और जो पिकअप जो गाड़ी थी उसमें से भी 50 बैग की बोरियां जो है वो सीमेंट की बोरियां बरामद की गई। उसके बाद अब पुलिस स्टेशन राजबाग में इसको लेकर मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वहीं अगर बात करें खानाबदोश बकरवालों की, जो मौसम बदलते ही किस तरह से अपने माल मवेशियों को लेकर जो है अप डाउन करते हैं, कभी जो है पहाड़ों पर जाकर ये रहने लगते हैं तो कभी पहाड़ों से ये नीचे भी आते हैं और बार बार अपनी लोकेशंस, अपनी जगहें जो हैं ये मौसम के हिसाब से चेंज करते हैं। और इसी बीच बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर इन बकरवालों के लिए, इन खानाबदोशों के लिए गाड़ियों का इंतज़ाम जो है वो भी किया जाता है। जब ये माइग्रेट करते हैं तो इनके लिए गाड़ियों का बंदोबस्त होता है और भी कई सुविधाएं जो है वो दी जाती हैं ताकि इनको अपने जो माल मवेशी लेकर जाना पड़ता है उसमें कोई परेशानी ना हो। लेकिन ज़िला अगर उधमपुर की बात करते हैं तो उधमपुर के जो ये इनके खानाबदोश हैं इनके लिए जो है ये परेशानी बनी हुई है। इनका ये कहना है कि उधमपुर प्रशासन जो है वो इनके लिए सुविधा नहीं दे रहा है। इन्हें बिल्कुल बिना गाड़ियों के ही पैदल ही अपनी जो है लोकेशंस चेंज करनी पड़ती हैं, इन्हें माइग्रेट करना पड़ रहा है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि और बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर ज़िला सांबा, कठुआ, रियासी जैसे जो इलाके हैं वहाँ पर प्रशासन की तरफ से इन्हें, जो इनके समुदाय के जो लोग हैं उनको गाड़ियाँ मुहैया करवाई गई हैं, लेकिन उधमपुर में इनके लिए ये परेशानी बनी हुई है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि शिप एंड हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से इनके जानवरों के लिए दवाइयाँ भी मुहैया करवाई जाती हैं, यानी कि इनको जो सुविधाएँ हैं वो भी दी जाती हैं, लेकिन जब इनका माइग्रेशन का वक्त आता है उस वक्त इन्हें गाड़ियों की सुविधा जो है वो नहीं दी जाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता किशोर इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। किशोर, बताइएगा, जिस तरह से हम तस्वीरों में देख सकते हैं जो ये बकरवाल है वो किस तरह से पैदल ही निकले हुए हैं अपने माल मवेशियों को लेकर, क्योंकि हर बार अलग अलग मौसम में ये अपने आप को जो है माइग्रेट करते हैं, इनके जो जानवर हैं उनको भी साथ लेकर निकलते हैं और सरकार भी जो है उनका ये जिम्मा बनता है कि वो इन्हें हर साल सुविधाएं भी देती है और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वो सुविधाएं जो है ज़मीनी स्तर पर देखने को भी मिलती हैं। इनके लिए गाड़ियाँ मुहैया करवाई जाती हैं ताकि ये माइग्रेट सही तरीके से कर सके, लेकिन उधमपुर में इनको ये सुविधा नहीं दी जा रही है जिस वजह से ये लोग परेशान हैं। और 6 महीने जो है वो पहाड़ी इलाकों की तरफ जाते हैं और जब जब भी हमने इनको देखा है तो ये सड़कों पे जो है वो कई बार जो है इनके भेड़ बकरियों के साथ हादसे हो जाते हैं। जो चालक हैं वो इनको कुचल के चले जाते हैं, लेकिन इनकी तरफ से इस बार जो है वो काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। जब ये यहाँ से उधमपुर से निकले और हमने ये साफ तौर पर देखा कि पैदल जो है वो सफर करने के लिए ये मजबूर हुए और इनकी तरफ से ये कहा गया कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो प्रशासन या ड्यूटी प्रशासन जो है वो गाड़ियां प्रोवाइड करवा रहे हैं कि जो भी खानाबदोश पहाड़ी इलाकों की तरफ जाएंगे वहां पे उनको जो है उनकी भेड़ बकरियों को गाड़ियां छोड़ने जाएंगी। लेकिन उधमपुर जिला में इस तरह का जो है वो देखने को नहीं मिला। और दूसरी तरफ हमने ये देखा, इनकी तरफ ये भी कहा गया कि डीसी महोदय कार्यालय के भी अंदर गए थे और एसीआर साहब से भी वहां जाके ये मिले थे, लेकिन जब वहां पे एसीआर साहब के पास जाते हैं तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि रजौरी, सांबा या कठुआ के अंदर इस तरह की जो है वो खानाबदोश लोगों को जो है वो गाड़ियां जिला प्रशासन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जब उनके प्रशासन के जो अधिकारी थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम जो उनकी तरफ से वहां पे डॉक्यूमेंट या लेटर दिया जाता है उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि हमारे पास इस तरह का ऑर्डर नहीं है, हमें इस तरह का पता ही नहीं है। और उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि खानाबदोश लोगों के लिए सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं कि हम खानाबदोशों के लिए फॉरेस्ट एक्ट की बात हो रही है, हर चीज की हम जो है वो फैसिलिटी दे रहे हैं। लेकिन इस बार हमने चेतना जरूर ये देखने को मिला, हम भी 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे इनके साथ ये यहाँ पे ये विश्राम कर रहे थे। रमजान का महीना तब चल रहा था, तब हमने ये साफ तौर पर देखा
कि जब हमने खबर करने के बाद हमने जब चीफ हॉस्पिटरी जो डिपार्टमेंट है उनको फोन किया, तब उनकी जो टीमें थी वहां पे जरूर आई, जो इनकी भेड़ बकरियों को प्रॉपर से उनको चेक किया गया। लेकिन उनकी तरफ से जो गुज्जर बकर समुदाय के जो लोग हैं उनकी तरफ से एक गंभीर आरोप लगाए। चीफ हॉस्पिटरी जो हमें दवाइयां देता है वो कहीं ना कहीं उन जो भेड़ बकरियों को काम नहीं करती, उनकी मालों वेशों को जो है वो काम नहीं करती। इस तरह के उनकी तरफ से गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि हमें फिर से जो है, एक तो गवर्नमेंट हमें स्कीम दे रही है कि हमें जो भेड़ बकरियां, हम जब हमारा डेरा चलता है तो भेड़ बकरियों को चेक किया जाता है, उसके बाद जो उनकी दवाइयां होती हैं वो भी जो है वो भेड़ बकरियों को काम नहीं करती, जिससे हमें जो है वो बाहर से दवाई खरीदनी पड़ती है, जिससे हमें काफी नुकसान होता है। और दूसरी तरफ उनकी तरफ से ये भी कहा कि हमने ये साफ तौर पर देखा कि जब रात के समय ये चलते हैं तो कोई ट्रक जो है इनकी भेड़ बकरियों को कुचल के चलता है, तो उनकी भरपाई आज तक जो है वो जिला प्रशासन की बात करेंगे, ड्यूटी प्रशासन की तरफ से नहीं की गई। लेकिन हम चाहते हैं कि कम से हम वहां से ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये लोकल्स जो खानाबदोश है, ये अभी रामनगर के कूनाला इलाके से हैं। ये इनका ये कहना है कि हमने जो है किश्तवाड़ के जैसे इलाकों के अंदर जाना है, लेकिन अभी इनकी तरफ से जो है वो पैदल सफर किया है। हमने ये देखा कि ईद वाले दिन जो है ये इन्होंने अपना सफर तय किया था, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से ये कहा कि अभी तक कोई भी जो सरकार की मैं बात करूं, जिला प्रशासन की, और बड़ी बात ये विडंबना इसलिए जता है कि जिला प्रशासन उधमपुर को ये पता नहीं है कि इनके लिए भी कोई स्कीम है, ये उनका कहना था। लेकिन अब आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन अभी जो है खानाबदोशों का जो है वो पहाड़ी इलाकों पे जाना जो है वो शुरू हो गया। और अब जब अभी हमने ये देखा कि शहर के अंदर से जब ये निकलते हैं तो काफी मात्रा में जो है वो भीड़ की जाम की स्थिति बनी रहती है। लेकिन इनकी तरफ ये कहा जा रहा है, जिस तरह से कहा जाता है कि हम गुज्जर बकर वालों को जो है वो स्कीमें दे रहे हैं, इस तरह का जो है जितना देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल किशोर, लेकिन जिस तरह से आपने ये भी जिक्र किया कि इन जो है बकरवालों की तरफ से भी कहा गया है कि ये पलायन करने से पहले इन्होंने जो है ये डीसी कार्यालय में जाकर भी अपनी मांग जो है वो रखी थी कि इन्हें ये जो भी सुविधाएं हैं वो दी जाएं, लेकिन डीसी कार्यालय की तरफ से आखिर उस वक्त इन्हें क्या कुछ कहा गया? देखिए, दो चीजें हैं इनकी तरफ से। ये जब ये जो खानाबदोश लोग हैं, ये जब चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की मैं बात करूं या अलग अलग डिस्ट्रिक्टों की मैं बात करूं, ये हर कोई जो है वो टच में होता है। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा कि कठुआ, सांबा या राजौरी से जो भी खानाबदोश पहाड़ी इलाकों की तरफ जा रहा है, तो उनकी तरफ से जो है वो जिला प्रशासन जो उन भेड़ बकरियों या उन खानाबदोशों लोगों के लिए गाड़ियां प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन हमने भी, जब हमें ये पता चला, उनकी तरफ से ये कहा गया, तो हम डीसी महोदय कार्यालय के अंदर आए, और जो डीसी महोदय थे उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आप एसीआर साहब के पास चले जाइएगा। लेकिन जब एसीआर के साहब पहुंचते हैं, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि पटवारी भी वहां पे मौके पर आए, उनकी तरफ से भी हमें पूछताछ की। लेकिन जब हम बड़े अधिकारियों के पास गए, उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस स्कीम के बारे हमें खुद पता नहीं है, ये स्कीम क्या है, कब ये स्कीम लॉन्च हुई, ये उनका कहना है। लेकिन हमने ये आए दिन साफ तौर पर देखा जाता है कि काफी रास्ते में इनको जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जहां इनका दिल करता है वहां पे इनको जो है वो डेरों को रोकना पड़ता है, वहां पे जंगलों के अंदर ही इनको विश्राम करना पड़ता है। बड़े बड़े दावे हमने ये साफ तौर पर देखे थे कि इनके लिए फॉरेस्ट के अंदर इनके लिए जगह जो है वो अलग से प्रोवाइड की जाएगी, इनके बैठने के लिए प्रोवाइड की जाएगी, अलग टीमें इनके लिए भेजी जाएंगी। लेकिन इस तरह का जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जरूर हमने देखा, खबर जब हम कर रहे थे, शिव हॉस्पिटरी के जो डॉक्टर थे वहां पे, आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, वहां पे वो जरूर आए, उन भेड़ बकरियों को उनको चेक भी किया गया। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये आपकी खबर देखने के बाद यहाँ पे आए हैं। लेकिन जब इनकी तरफ से कोई भी जो शिव हॉस्पिटरी की तरफ से हमें दवाई दी जाती है, वो जो भेड़ बकरियों को जो है वो काम नहीं करती, क्योंकि हमें फिर से जो है बाहर से दवाई लेनी पड़ती है। इस तरह के जो है वो जितना उनकी तरफ से गंभीर सवाल उठाए गए। जी चलिए किशोर, बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से जब भी खबर का प्रसारण होता है उसके बाद ही विभाग जो है वो हरकत में आता है, ऐसा कहना है इन लोगों का। लेकिन अभी के लिए जो इन लोगों के लिए समस्या बनी हुई है, ये लोग माइग्रेट कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, और उसके लिए जो सुविधा जो सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए थी, जो प्रशासन की तरफ से गाड़ियों की सुविधा इन लोगों के लिए दी जानी चाहिए थी, वो जब यहाँ पर नहीं दी जा रही है तो इन लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। और मांग अभी भी है कि अभी भी यहाँ पर गाड़ियों की सुविधा जो है वो यहाँ पर दी जाए, ताकि ये लोग सही तरीके से पलायन कर पाएं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, रुककर चलते हैं अभी रामबन की ओर। रामबन का एक इलाका खरवान पोगल, जो कि दूरदराज का इलाका है रामबन डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें जो हैं वहां पर पेश आती हैं। वहां पर लोगों को जो है सड़क की सुविधा नहीं है, और सड़क की सुविधा वहां पर नहीं होने की वजह से जब कोई बीमार होता है या फिर जब भी कोई इमरजेंसी जैसी कोई ऐसी सिचुएशन वहाँ पर बनती है तो लोगों को कई दिक्कतें जो हैं वहाँ पर पेश आती हैं। और इस वक्त आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर एक
जो व्यक्ति है वो यहाँ पर जो है जब बीमार हुआ और उसको आप देखिए कि किस तरह से एक चारपाई पर लिटाकर जो है यहाँ के जो लोग हैं वो ले जाते हुए नजर आए। तो हर बार ऐसी ही तस्वीरें यहाँ इस इलाके से निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ रोड कनेक्टिविटी की बात की जाती है कि हर एक इलाके में सड़क संपर्क जो है वो किया जाएगा, सड़क की सुविधा जो है वो दी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे इलाके देखने को मिलते हैं जहाँ पर ये बेसिक फैसिलिटीज़ तक जो है वो नहीं दी जाती हैं। और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं एक पेशेंट को इलाज के लिए ले जाते हुए। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम इकबाल इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। नदीम, बताइएगा ये जो इलाका है आखिर डिस्ट्रिक्ट रामबन का, ये जो मेन सिटी से आखिर कितनी दूर ये इलाका पड़ता है और यहाँ पर आज तक सड़क का जो संपर्क है, ये सड़क की जो सुविधा है वो अभी तक इस गांव को मुहैया क्यों नहीं करवाई जा सकी है? जी बिल्कुल चेतना, देखिए मैं आपको चीज बता दूं कि जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीरें जिला रामबन के दूर दराज इलाका खारवान पोगल की हैं, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बानिहाल का हिस्सा रहा है। हालांकि हम देखें क्योंकि एक तरफ सरकार की जानिब से कई तरह के प्रोग्राम चलाए गए, खासकर हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें, जहां मुख्तलिफ इलाकों को सड़क राब्तों से जोड़ने के लिए मुख्तलिफ इकसाम के करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट शुरू किए गए, लेकिन अभी तक इस इलाके को नजरअंदाज किया गया। हालांकि जिस एरिया की अब हम बात कर रहे हैं, उस एरिया में अगर आप दीगर इलाकों की बात करें तो लगभग हर जगह रोड कनेक्टिविटी है, लेकिन इन लोगों के बार बार डिमांड करने पे भी इन्हें रोड कनेक्टिविटी नहीं दी गई। और आज की डेट में जहां हम देखें, क्योंकि एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात, लेकिन दूसरी तरफ ये लोग आज भी कांधों पर सामान लाद कर घोड़े गधों का इस्तेमाल अपने सामान को घरों तक पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। यानी हम एक चीज कहें कि जो ट्रेडिशनल चीजें थी आज वो लोग अभी भी अपना रहे हैं। क्योंकि देखिए ट्रांसफार्मर को अगर आप वहां ले जाएंगे, क्योंकि बिजली की जब हम बात करेंगे रोड से 6-7 किलोमीटर आपको पैदल चलना है, और तो जाहिर सी बात है परेशानियां तो लोगों के सामने रहती है। तो बिजली की फैसिलिटी किस तरह की होगी? मतलब रोड कनेक्टिविटी है नहीं, आपका हेल्थ सेक्टर, आपका एजुकेशन सेक्टर या फिर दूसरे जो सेक्टर्स है जिसमें हम हॉर्टिकल्चर की बात करें या फिर एग्रीकल्चर की बात करें, आपको प्रोडक्शन होती भी है तो आप उसका जो सही दाम है आपको नहीं मिल पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहें कि एक पेशेंट को अस्पताल तक ले जाने में काफी तरह की दुश्वारियां हैं। आपको हायर सेकेंडरी स्कूल या फिर कॉलेज जाना है तो पैदल चल के जाना है, तो परेशानियां वहाँ के लोगों के सामने है। जिस तरह से विजुअल आप साफ देख रहे हैं कि पेशेंट को अस्पताल तक ले जाने में किस तरह ले जाया जा रहा है, जहाँ एम्बुलेंस, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जो एम्बुलेंस सर्विसेज है काफी अच्छी एम्बुलेंसेज है, उनमें जो अच्छा सिस्टम रखा गया है। लेकिन आज जब खारवान के इलाके की हम ये तस्वीरें देख रहे हैं तो वहाँ से तमाम चीजें जाहिर हो जाती है कि वहाँ के लोगों को किस तरह से अस्पताल पहुंचाया जाता है। हालांकि हम देखिए क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज, लेकिन वहाँ वही ट्रेडिशनल चीजें इस्तेमाल में लाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार के दावों की पोल खोलता हुआ है। यहाँ एक तरफ सरकार का दावा कि जनाब हम तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमने हर गांव रोड पहुंचाई है, हर घर बिजली पहुंचाई है, एजुकेशन सेक्टर हमारा बेहतर हो गया, हेल्थ सेक्टर हमारा बेहतर हो गया है, एग्रो अलाइड सेक्टर से जो लोग हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से हैं या फिर हॉर्टिकल्चर से या फ्लोरिकल्चर से हैं, उन तमाम लोगों को किस तरह का हाल है, ये तमाम चीजें खारवान के अंदर जब आप पहुंचेंगे वहां से तमाम चीजें आया हो जाती है कि लोगों का हाल क्या और सरकारी दावे किस तरह के। जी बिल्कुल नदीम, लेकिन क्या कोई उम्मीद यहाँ पर जगती है कि आखिर आने वाले कितनी देर में या कितने महीनों में, कितने सालों में इस इलाके के लोगों को एक अच्छी सड़क जो है वो मिल पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए चेतना, मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर दो पार्ट्स होते हैं हमारे पास जो काम करने के लिए। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होता है और एक हमारा जो इलेक्टेड पार्ट होता है। इलेक्टेड पार्ट की जहाँ बात करें, पार्लियामेंटेरियन है या फिर हमारे जो मेंबर असेंबली वगैरह है, अब की बार हमारे पास बीडीसी भी है, लेकिन उन लोगों का भी ध्यान इस तरफ जा नहीं रहा है। क्योंकि हमने भी देखा है जो इस इलाके को अगर देखा गया होता तो जाहिर सी बात है ये परेशानियां न होती। कहीं न कहीं जो इलेक्टेड लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो भी वोट बैंक के बतौर इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी इलाके को कि उनकी दुखती नस पे हम हाथ रख ले और जब जरूरत पड़े उस वक्त हम काम निकाले। और ऐसा ही कुछ खारवान के लोगों के साथ, निगाम के लोगों के साथ भी हुआ, जहाँ आज भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। और अब इस पर कब काम होगा, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट की बात करें या फिर जो हमारे पास इलेक्टेड लोग हैं उनकी बात करें, वो इस तरफ ध्यान देने में मुझे लगता है कि ज्यादा दिलचस्पी ले नहीं रहे। उनका यही मकसद है कि जनाब आने वाले वक्त में भी हम इसको वोट बैंक के बतौर इस्तेमाल करें ताकि हमें फायदा हो और वहाँ के लोगों की परेशानी बराबर वैसी ही रहे जिस तरह आज से 20 या 25 साल पहले थी। आज भी इस तरह की परेशानी से खारवान के लोग गुजर रहे हैं। जहाँ रोड कनेक्टिविटी न हो तो कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता है। तो अब जरूरत इस बात की है, जो वहाँ के लोग हैं उनकी डिमांड ये है कि जनाब हमें भी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न एज है, इसका फायदा मिले।
लेकिन वो किस तरह से मिल रहा है ये तो तस्वीरें बयान कर रही हैं। अब ध्यान उन लोगों को देना है जो वहां पर जाकर लोगों से वोट मांगते हैं और उसके बाद जम्मू या श्रीनगर का रुख करते हैं और लोगों को उनके हाल पर अल्लाह के रहम करम पर छोड़ देते हैं। जी जयमा जी, चलिए नदीम, बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से ये रामबन का जो ये खारवान पोगल का जो इलाका है जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर पेश आती हैं, लेकिन अभी तक ना ही यहाँ पर कोई भी प्रशासन का कोई भी अधिकारी जो है पहुँचा है जहाँ पर इनको इस दुविधा से बाहर निकाल सकता, ना ही कोई यहाँ पर जो बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं वो कोई यहाँ पर पहुँचे हैं जो हर बार वोट मांगने के लिए तो यहाँ पर ज़रूर पहुँचते हैं, लेकिन जब यहाँ पर सुविधाएं देने की बात आती है तो उसको हर बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है। चलिए, न्यूज़ लाइव में फिलहाल इतना ही। दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।